आज से हम शुरू करेंगे कंपनी यानी कंपनी अकाउंट। यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कंपनी की शुरुआत कब हुई। सबसे पहले हम इसकी थ्योरी के बारे में जानेंगे और इसके बाद इसके न्यूमेरिकल के बारे में हम सवाल स्टेप बाय स्टेप करके समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कंपनी का इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, सर्वप्रथम 1850 में कंपनी की स्थापना हुई जिसमें असीमित दायित्व वाली कंपनियों का निर्माण हुआ। लेकिन 1857 में सीमित दायित्व वाली कंपनियां भी सामने आई और उनका भी निर्माण किया गया। वे भी रजिस्टर्ड हुई, लेकिन उन कंपनियों में बैंकिंग और बीमा कंपनियों को छोड़ दिया गया। लेकिन 1860 में दोबारा पुनः कंपनी की स्थापना मॉडिफाई होती है, यानी इसमें संशोधन किया जाता है और बैंकिंग और बीमा कंपनियों को भी अधिकार मिल जाता है। यानी कि जो सीमित दायित्व का सिस्टम था वह बीमा और बैंकिंग कंपनी में नहीं था, लेकिन इनको भी 1860 में शामिल कर लिया गया। 1866 में कंपनीज अधिनियम पास हुआ। इसके बाद 1882 में कंपनीज एकीकरण नियम पास हुआ। इस कंडीशन में जितनी भी कंपनियां आती रहीं उनमें कुछ न कुछ पुराने अधिनियमों में परिवर्तन करके उनमें कुछ न कुछ परिवर्तित किया जाता रहा है। 1910 में फिर कंपनीज संशोधन अधिनियम आया। 1913 कंपनीज भारतीय कंपनी अधिनियम आया और ये मार्च 31, 1956 तक प्रभावी रहा है। इसके बाद 1 अप्रैल 1956 में कंपनी अधिनियम आया और यह अब तक चल रहा था। लेकिन 2013 में कंपनीज एक्ट यानी कि कंपनी अधिनियम में फिर संशोधन हुआ और इसमें कंपनी की परिभाषा इस कंपनी अधिनियम के अनुसार धारा 2 सबधारा यानी कि उपधारा 20 यानी 20, इसके अनुसार अगर कंपनी की परिभाषा की बात की जाए तो कोई भी कंपनी जिसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार हुई है अथवा इसके पूर्व के किसी भी अधिनियम के अनुसार हुई है, कंपनी कहलाती है। अगर हम कंपनी अधिनियम 2013 से पहले की बात करें तो 1956 में जो कंपनी अधिनियम बनाया गया था उसमें धारा 3 उपधारा 3(1) यानी कि फर्स्ट के अनुसार कंपनी अधिनियम की यही परिभाषा दी गई है। लेकिन उसमें जो परिभाषा दी है उसके अनुसार है कंपनी से अभिप्राय ऐसे विधान द्वारा निर्मित कंपनी से है, यानी कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका निर्माण विधान द्वारा यानी कानून के द्वारा किया जाता है और इसका एक अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त है और इसकी एक कॉमन सील यानी इसकी अपनी एक सार्वमुद्रा होती है और स्थायी अस्तित्व होता है। अगर हम इसको इंग्लिश में डिक्टेट करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी विद ए परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। इसका मतलब यही हुआ कि जो कंपनी है वह एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका निर्माण कानून के द्वारा होता है और वह कानून के द्वारा जब निर्मित हो जाती है तो उस पर तमाम जो भी कार्रवाई होती है वह सभी कानून के अधिनियमों के अनुसार होती है। यानी कंपनी की जब स्थापना कानूनी हिसाब से हुई है तो उसके बारे में जितनी भी बातें होंगी चाहे वह उसकी स्थापना से रिलेटेड हो, चाहे वह उसको चलाने से रिलेटेड हो, चाहे उसके निर्माण संबंधी कोई भी कार्य हो, सभी कार्य उसी अधिनियम के अनुसार ही चलेंगे। चलिए इस प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। अगर ध्यान दीजिए तो यहाँ लिखा है
एक्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जिसको 5 लाख रुपए की ज़रूरत है और ये पैसा पूरी तरह से पब्लिक से ही लेना है। अगर पब्लिक से डायरेक्ट डिमांड किया जाए तो पब्लिक इसको इनकार कर देगी, यानी पब्लिक एक पैसा भी नहीं देगी। तो कंपनी की स्थापना करने वाले लोगों को प्रवर्तक कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में प्रमोटर बोलते हैं। तो उन प्रमोटरों के माइंड में ही कंपनी स्थापना की बात सबसे पहले आती है और जब उन्हें लगता है कि कंपनी पब्लिक से डायरेक्ट पैसा तो नहीं मांग सकती है, पब्लिक देगी ही नहीं, तो वो उसको प्रॉस्पेक्टस इशू करके पैसा प्राप्त करने की फिर कोशिश करते हैं। लेकिन प्रॉस्पेक्टस इशू करने के लिए बहुत अच्छा तरीका होना चाहिए, तभी जनता की जेब से पैसा निकल पाएगा। यदि हम जनता से सीधा कहें हमें 5 लाख की ज़रूरत है या 5 करोड़ की ज़रूरत है, आप दे दीजिए, तो कोई भी राजी नहीं होगा कि वो 5 रुपया भी दे दें। इसलिए वो प्रमोटर लोग एक ऐसा प्लान बनाते हैं, वो 5 लाख रुपए को 10-10 रुपए के टुकड़ों में बांट देते हैं। टुकड़े हो जाते हैं 50,000 यानी 50,000 पार्ट्स, यानी कि 50,000 इसके टुकड़े हो जाते हैं। इन्हीं पार्ट्स को यानी टुकड़ों को हम शेयर्स बोलते हैं, अर्थात एक शेयर का दाम 10 रुपया रखा गया। अब कंपनी कहती है कि आप हमारी कंपनी के जितने शेयर लेंगे आपको 10 रुपये के हिसाब से पैसा देना होगा और आपको उतने रुपए का हिस्सेदार भी बना दिया जाएगा। यदि कंपनी में कल किसी प्रकार से घाटा हो या कुछ भी हो, उसमें आप जिम्मेदार नहीं होंगे। आपकी लायबिलिटी सिर्फ आपके द्वारा लिए गए शेयर तक ही सीमित रहेगी। तब कंपनी में जब जनता समझ जाती है कि हम जितना पैसा देंगे, हम इस कंपनी में अरबों खरबों की कंपनी में हमारा भी हिस्सा होगा, हम भी इसके मालिक बनेंगे, तो कंपनी में वो लोग अपना पैसा लगाने की इच्छा जाहिर कर देते हैं और इस कंपनी के प्रॉस्पेक्टस को यानी प्रविवरण पत्र को पढ़ते हैं। प्रविवरण पत्र में वो तमाम बातें कंपनी की लिखी होती हैं जो कंपनी करना चाहती है, जिस प्रकार से कंपनी की स्थापना होगी, मैक्सिमम कितनी पूंजी लगेगी, पूंजी किस प्रकार से जनता से मांगी जाएगी, तमाम बातें लिखी होती हैं। तो जो ये 50,000 शेयर है, यह पेमेंट 50,000 शेयर का 10 रुपये के हिसाब से 5 लाख रुपए कंपनी को चाहिए। कंपनी चाहे तो 50,000 शेयर के 10 रुपये के हिसाब से पैसा एक झटके में 5 लाख रुपए ले सकती है, लेकिन यदि कंपनी एक झटके में लेगी तो कंपनी के लिए यह यूजलेस हो जाएगा। इस सिस्टम से पैसा लेना ठीक नहीं होता है और जनता में किसी के पास मान लो मैंने 1,000 शेयर खरीद लिया, अब 10 रुपये से मुझे पैसा देना हुआ तो मैं कंपनी को 10,000 रुपया दूंगा। यदि मेरी तनख्वाह ही 10,000 रुपये हो तो उस महीने में अगर मैंने 10,000 कंपनी को दे दिए तो उस महीने तो मेरा तो राशन पानी बंद हो जाएगा। इसलिए कंपनी चाहती है कि हर व्यक्ति पैसा लगाए, लेकिन हम किसी का घर नहीं बिगाड़ना चाहते, वो छोटी छोटी किस्तों में पैसा लगाए। तो इस प्रकार से कंपनी इस 10 रुपये के टुकड़े को 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 1 रुपये इस प्रकार से इसको डिवाइड कर देती है। अब इसके जो पार्ट्स बनाए गए हैं इन सब का टोटल 10 ही रुपया है, चाहे 2, 2, 3, 3 करके ले लिया जाए, चाहे 3, 2, 3, 2 करके लिया जाए। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी इसको कितने रुपए यानी कितने भागों में, कितने टुकड़ों में लेना चाहती है। अब 10 रुपये के जितने भी टुकड़े हो सकते हैं, मैक्सिमम 5 टुकड़े होना चाहिए, इससे ज़्यादा टुकड़े नहीं मान्य है, यानी 5 किस्तों में पैसा लिया जा सकता है। अब कंपनी 50,000 शेयर के 2 रुपये के हिसाब से पहली किस्त लेगी, तो 50,000 × 2 यानी कि 2, 1 लाख रुपए लेगी। तो ये पहली किस्त का नाम होगा शेयर एप्लीकेशन। जब जनता पैसा लगाएगी तो एप्लीकेशन के रूप में फार्म भरेगी, उसी समय जनता को पैसा भी देना होता है और उसे बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन। पहली किस्त चली जाती है। उसके बाद जब कंपनी को लगता है कि ये लोग हमें पैसा दिए हैं, इन्होंने अपने साइन करके एप्लीकेशन फार्म हमारे पास जमा किया है और हमसे शेयर मांगा है, तो हम उनको शेयर देंगे। तो फिर वो जब शेयर उनको अलॉट करते हैं, देते हैं, तो उनको अलॉटमेंट की इन्फॉर्मेशन देते हैं। उस इन्फॉर्मेशन के साथ में उनसे दूसरी किस्त भी मांग ली जाती है। इस सिचुएशन में
50,000 इंटू 3 1.5 लाख रुपए की डिमांड होगी, यानी दूसरी किस्त कंपनी की शेयर अलॉटमेंट है जो कि 1.5 लाख रुपए है, 1,50,000 रुपये। ऐसे ही तीसरी किस्त कंपनी मांगेगी, जब दूसरी मिल जाएगी तो फिर तीसरी मांगेगी, फिर चौथी मांगेगी। 50,000 इंटू 1 करेंगे यहाँ पर 1 तो 50,000, और 4 से मल्टीप्लाई 4 से होगी तो 2 लाख आएगा। यदि आप देखें तो 50,000 इंटू 10 हुआ है पूरा, जो कि 5 लाख होता है। अब इन चारों को जोड़ेंगे तो ये 5 लाख रुपया ही है। कंपनी को इस प्रकार से जब पैसा मिलता है तो कंपनी अपने यहाँ जर्नल एंट्री करती है। जर्नल एंट्री कैसे होती है, आइए उसको भी देखते हैं। जब कंपनी को पहली किस्त मिलेगी तो कंपनी अपने यहाँ जो जर्नल एंट्री करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, अगर डेट दिया हुआ है सवाल में तो डालिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। यहाँ पर फिर क्वेश्चन मार्क इस तरह से लगा दीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जो शेयर एप्लीकेशन के पहली किस्त है उसको कंपनी में पहले प्राप्त होगा बैंक के द्वारा। पैसा, सभी पैसे जो है बैंक के द्वारा ही प्राप्त होंगे। कंपनी का सारा लेन देन बैंक से ही होता है। कंपनी को ये पहली किस्त प्राप्त होगी तो कंपनी अपने यहाँ एंट्री करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 1 लाख रुपए मिल गया। अब ये शेयर एप्लीकेशन का पैसा कंपनी की पूंजी जब तक नहीं बनेगा कंपनी इस्तेमाल नहीं कर सकती। अब कंपनी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट करके यह पैसा कंपनी अपने पूंजी खाते में ट्रांसफ़र कर देगी। इसके बाद उन शेयर होल्डरों को इन्फॉर्म किया जाता है जिनसे अगली किस्त मांगी जाएगी। तो अगली किस्त यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने 1.5 लाख रुपए लिखा है, तो फिर ये 1.5 लाख वाली जब किस्त मांगी जाएगी तो इसमें पहले बैंक नहीं लिखेंगे, इस बात का आप ध्यान देंगे। बैंक कब लिखा जाएगा, बैंक मांगने के बाद लिखा जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। एप्लीकेशन में सबसे पहले बैंक आएगा, लेकिन अलॉटमेंट और आगे की जितनी भी कॉल होंगी उन सब में पहले मांग होगी, यानी ड्यू किया जाएगा, पैसा मांगा जाएगा, उसके बाद बैंक की एंट्री होगी। तो यहाँ पर अलॉटमेंट की कॉल हुई है और फिर बैंक से पैसा रिसीव्ड किया गया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए नरेशन भी आप एक बार याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे बार बार, हर सवाल में नरेशन यही लिखना होगा। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ऐसे ही यहाँ पर है बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें पैसा प्राप्त हुआ है, इसमें पैसा पूंजी खाते में ट्रांसफ़र हुआ है। अब हम शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री जब करेंगे तो यहाँ देखेंगे कितने रुपए से होगी, तो यहाँ 2 लाख रुपए से होगी। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसको हमने कॉल को ड्यू किया है और इसके बाद फिर बैंक से रिसीव्ड कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इसके बाद फाइनल कॉल की एंट्री होगी, जो कि आप देखेंगे तो यहाँ 50,000 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन सेकंड एंड फाइनल कॉल का जो पैसा होगा पहले वो ड्यू होगा, फिर बैंक से रिसीव्ड होगा। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हमने सिर्फ एप्लीकेशन में ही पहली एंट्री बैंक की होती है, उसके बाद जितनी भी एंट्रियां होंगी उन सब में पहले ड्यू फिर बैंक। तो आप इस बात का नोटिस रखेंगे, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। बैंक वाली एंट्री आपकी सिर्फ एप्लीकेशन में होगी, उसके बाद आपका अलॉटमेंट पे पहले ड्यू होगा यानी मांगा जाएगा, बैंक की एंट्री बाद में आएगी। फर्स्ट कॉल में भी पहले मांगा जाएगा, फिर बैंक की एंट्री बाद में होगी। ऐसे ही सेकेंड एंड फाइनल कॉल में पहले ड्यू होगा और फिर बैंक की एंट्री बाद में होगी। ये ध्यान रखेंगे, यह बहुत महत्वपूर्ण है, आप गलती नहीं करेंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। आज का टॉपिक हम यहीं रोक देते हैं और कंपनी का बेसिक नॉलेज जो हमें देना था वो हमने दिया, और हमने एक बेसिक शेयर के बारे में क्वेश्चन चालू कर दिया है। अब इसके बारे में अगली वीडियो जो हम बनाने चल रहे हैं उसमें आप जो इन्फॉर्मेशन देखेंगे वह बुक के सवाल के ऊपर होगा, पूरा डिक्टो। अब हम एक क्वेश्चन लेंगे, अनसॉल्व क्वेश्चन लेंगे, उसकी वीडियो आप तक पहुंचेगी। हो सकता है एक आध दिन लग जाए, 24 घंटे के अंदर आपके पास जरूर पहुंचेगी। इंतज़ार कीजिए और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक अवश्य शेयर कीजिए। आपका वीडियो शेयर करना ही हमारे लिए बहुत बड़ी
आकांक्षा और इच्छा होती है और हमारे लिए यह एक बहुत बड़ा मोटिवेशन भी होता है। जब आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो देखने के बाद अपने कमेंट जरूर दीजिए। कमेंट देने के बाद उस कमेंट में आप ये भी बताइए कि आप कहाँ से हैं, किस जिले से हैं, किस स्टेट से हैं, कौन सा आपका राज्य है, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और ये वीडियो हमारी मेहनत से कितने बच्चों तक, कितनी दूर तक पहुँच रही है। इससे मेरा मोटिवेशन पावर बढ़ जाएगा। फिर लेकर आएंगे एक नई वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।